डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो हेडिंगें दिया गया है जीएस टर्नी करके बीपीएससी एडीओ सब के लिए है। टीआर 4 दीजिए, टीआर 4 का आ ही गया है सूचना। इसमें इसके पहले जो है मतलब ऑन सेट जो है 9 तक, ये 10वां सेट है। इसमें 20-25 प्रश्न है। इसका डिस्कशन उसी कड़ी में हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, डोबर जल संधि किन दो भूभागों को अलग करता है, समझे। तो ये तो आपका ब्रिटेन और फ्रांस हो गया। ऐसे एक और भी क्वेश्चन बनता है, ये जो है डोबर जल संधि नॉर्थ सी प्लस इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, समझे। ये दूसरा इस क्वेश्चन बनेगा, तो देख लीजिए। इससे कोशिश होती है जो अधिक से अधिक के प्रश्न आपको बतावे और आपको इससे लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। तो ग्रेट चैनल जो है से आप देखिएगा यहाँ, जब हम लोग आइलैंड पढ़ेंगे इंडिया का, तो इसमें एक जो होगा अंडमान होगा, कंसेप्ट दे रहे हैं। इसके बाद में 10 डिग्री चैनल है जो निकोबार द्वीप को समूह को अलग करता है। और निकोबार में ये लघु है निकोबार, और ये जो है से आपका बृहत या जिसको गेर कहते हैं। तो यहीं पर ये ग्रेट चैनल है, समझे। ये मैप से भी तो फिर मैप वाला क्लास में लोग बात करते ही हैं, और मैप आप लोग पढ़ना चाहिएगा। तो मैप जो है से शुरू हो रहा है अगले वीक, यानी 2-4 दिन के अंदर में। उसमें वर्ल्ड का मैप पूरा, उस पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा सब चीज़ का, और वो सब इमेज ला के यहाँ पर आपको दिखाएंगे। फिर इंडिया का कहीं कहीं पर बिहार का भी होगा, और वो 2.5 से 3 महीनों का 1-1 घंटा का वो क्लास चलेगा। और वो जो है मात्र 199 है। टोटल जीएस का जो ऐप है उस पर आप प्ले स्टोर में देख लीजिएगा, वो इंटरेस्टेड चीज़ है। और ज्योग्राफी का रेगुलर क्लास तो चल ही रहा है, जो फाउंडेशन बैच है। तो और कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तो मैप तो उसमें सब चीज़ हम इमेज करके दिखलाएंगे। ये तो हम इमेज करके नहीं, इमेज ला के, सॉरी बोलने में ही हो गया। तो आपको ग्रेट चैनल जो है से किसको अलग करता है, तो ये तो थोड़ा अटपटंग पूछ दिया गया है। तो जावा सुमात्रा जो है से इंडोनेशिया आपको लिखा मिलेगा, आसान क्वेश्चन रहेगा। तो ग्रेट चैनल जो है से बृहत निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है बंगाल की खाड़ी में जो है ज्वालामुखी उत्कार से बना हुआ है 204 द्वीप, जिसमें से 204 द्वीप में से 185 जो है से वह अंडमान में है, या 19 जो है। सब चीज़ यहाँ का ज़रूरत का चीज़ आपको बोल देते हैं। आप समझे हुए हैं तो लगेगा जो सब कुछ हम एक ही प्रश्न में कोशिश हमारी होती है। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहता है, जिसमें इस द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप हैं, जिसमें अंडमान जो है 185 है, और 19 जो है सो निकोबार में है। और इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और निकोबार द्वीप समूह भी लघु और बृहत में बटा हुआ है। तो बृहत निकोबार है, इसी में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और यही ग्रेट निकोबार, बृहत निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो ग्रेट चैनल है। तो इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा दोनों है। तो थोड़ा ये अंदर का क्वेश्चन है, तो परीक्षा में तो ऐसे पूछा जाता है। तो ये तो मैप पे देखिएगा, चाहे जो होगा एटलस होगा देख लीजिएगा, और नहीं तो मोबाइल में भी देखिएगा। और अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये सब तो सब हम मैप में पढ़ाएंगे ही। तो इतना आपका जो है ये कैसे इतना कीजिए ना, जावा सुमात्रा बाद में। तो ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, तो ग्रेट निकोबार जो है से है ही भारतीय द्वीप समूह का, यही है, यही पर ग्रेट चैनल है, इंडोनेशिया है। इसमें जावा सुमात्रा पूछ दिया गया है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, समझे। तो डेविस के लिए 2 चीज़ है यहाँ पर देखिएगा। तो एक ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से यद्यपि यह है
पूछा भी था बीपीएससी के पिछले एग्जाम में, जो ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ द ग्रीन जियोग्राफिकल इट इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकी कंटिनेंट बट अंडर द सुजरेनिटी ऑफ यूरोप पार्टिकुलरली डेनमार्क। क्वेश्चन समझे कि भौगोलिक रूप से जो विश्व का सबसे बड़ा जो ये ग्रीनलैंड है, जो द्वीप है, वह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, लेकिन यह राजनैतिक रूप से यूरोप के आधिपत्य में है। हम एटलस देखिएगा तो उसमें मिलेगा डेनमार्क, यूरोपीय कंटिनेंट में डेनमार्क के अधीन है। तो ये दो महादेश को भी जोड़ता है, समझ गए। और डेविस जल संधि और ग्रीनलैंड है, तो ये जो है से आपका डेविस है, समझे। आइए आपको मिलेगा बे ऑफ बेफिन, कितना करें, बे ऑफ बेफिन, गल्फ ऑफ बेफिन नहीं है, बे ऑफ। तो इधर जो होगा अटलांटिक ओशन से जोड़ सकते हैं या लेब्राडोर से भी जुटता है। ये तो पढ़ने का चीज़ है। तो विश्व की सबसे जो डेविस जल संधि है, तो पूछेगा जो कहाँ डेविस जल संधि, इन अमेरिका में। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आता है, इसीलिए क्वेश्चन हम लिए भी हैं। तो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक को जोड़ता है। या फिर यहाँ पर कनाडियन सील है, कनाडा है, तो इसको भी जोड़ता है। तो कनाडा जो हो गया आपका, ये हो गया इन अमेरिका। ग्रीन अगर लेकिन राजनैतिक रूप से देखते हैं तो यूरोप है। तो इससे एक और भी होगा जो इन अमेरिका, दो महादेश को जोड़ता है ये, समझे, और यूरोप को भी जोड़ता है। चौड़ा है तो फिर ये अगर इसको फिजिकल देखिए तो बेफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को भी जोड़ता है। बेफिन की खाड़ी जो है लेब्राडोर को जोड़ता है। यही जो है से आपका डेविल जल संधि है। इसे 3-4 क्वेश्चन जो आता है आपको बता दिया गया है। ये सब तो सब चर्चा करेंगे ही हम लोग। जब दहाड़ता चालीसा क्या है, तो दहाड़ता चालीसा जो है, चालीसा का मतलब है रोडिंग 40, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोडिंग 40। तो चूंकि 40 से शुरू होता है तो चालीसा, लेकिन यहाँ एने सब नहीं लिखे, समझे। तो ये 40 की जलधारा है नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश से चलने वाली तेज हवा है। तेज हवा क्या है, ये पवन है। हवा और पवन में अंतर होता है, मतलब ये विंड है, समझे, पवन है। तो चूँकि 40 से शुरू होता है और ये कहता है से ये पछुआ पवन का एक पार्ट है। तो पछुआ पवन उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध दोनों में चलती है, लेकिन गरजने या दहाड़ने का काम जो है केवल दक्षिणी गोलार्ध में होती है। इसलिए कि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहता है। उतनी ही तीव्रता से, माने गति से अगर पवन चलती है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर्वत पठार मानव का बसाव, इसकी तीव्रता माने गति घट जाती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध जल ही जल है। 82% दक्षिणी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का 82% जो है जल ही जल है, जिस कारण उसको जलीय गोलार्ध भी दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसी तीव्रता से, इसी गति से 40 डिग्री अक्षांश से जब चलता है, तो ये पवन जो है से महासागरीय सागरीय जल को ऊपर ले जाता है, नीचे छोड़ता है। तो जिस कारण गरजने जैसा आवाज़ होता है, यही कारण है कि इसे रोडिंग 40 गरजते चालीसा कहा जाता है। देख रहे हैं, दक्षिणी अक्षांश की जलधारा नहीं है, उत्तरी अक्षांश की जलधारा नहीं है, बल्कि एक इस अक्षांश से आरंभ होकर चलने वाली तेज पवन है। तो ये क्वेश्चन जो है से ढंग से न समझ रहे हैं। ऐसे इसको अगर पवन न रहेगा तो यहाँ पर हम लोग जलधारा न रहेगा, तो केवल लिखेंगे से यह 40 डिग्री, यह 40 डिग्री एस में होता है, एन में नहीं। कोई एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत बार जो लोग हमें जानते होते पढ़ा चुके हैं हम कॉपी में, लेकिन जो लोग नए हैं इसको समझिए और इसका उपयोग कीजिए। ये नहीं है जो मिल रहा है क्वेश्चन तो बस ऐसे देख लिए, उंघा रहे हैं, कुछ मतलब है। अगर पढ़े हुए हैं तो बहुत आपके लिए, मतलब एक तरह के एक्साइटमेंट हम कर रहे हैं। एक्साइट मतलब आपको जो पैसिव है, छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा, लेकिन ये आपके लिए, लेकिन इसका उपयोग कीजिएगा तो बहुत कारगर है। नहीं उपयोग कर रहे हैं तो बस आ गया वीडियो, तनी एक नज़र देख लिए, तनी स्किप कर लिए, तो उससे आप सफल नहीं हो पाते हैं। पढ़ने वाले के कैटेगरी में तो लाखों लाख हो, लेकिन सफल होने के लिए इसका अहमियत समझिए।
ऐसा नहीं है मेरा ही वीडियो, मेरा ही क्लास देखिए, कहीं से भी आप पढ़ते हो आप स्वतंत्र है, आप कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन जिसका भी आप क्लास कीजिए चाहे देखते हो उसका मतलब समझिए कहाँ का चीज़ है। नहीं आ गया वीडियो तो एक नज़र देख लिए, उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये हम सब कुछ का जो ज़रूरत है, कोशिश होती है जो आपको जो प्रश्न दे उसके इर्द गिर्द कहाँ का चीज़ है बताने को, तो आपको देखना है जो आप कितना उससे लाभ उठाते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पूछ रहा है। विषुवत रेखा के उत्तर में है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री है, तो है यही ना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन है। एन है तो विषुवत रेखा के ऊपर तो होना ही है। तो यही जो है से कन्याकुमारी है, यह लद्दाख में जो है से आपका इंदिरा कौल है। 8 डिग्री 4 पर क्या है, कन्याकुमारी है, इस पर जो है से लद्दाख में इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल। अभी जो है से लद्दाख बन गया 2019 में, तो पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे। फिर कहता है ऐसे इतना के बीच है, तो 68.7 से ये है 97.25 ई के बीच। तो ई क्या है, एसी पर जो है से गुजरात है आपका, गुजरात का पोरबंदर, ये जो है से अरुणाचल प्रदेश है। यही ना भारत का पश्चिमोत्तर भाग कौन, गुजरात, कितना पर 68 डिग्री 7 पर। भारत का पूर्वोत्तर भाग कौन, अरुणाचल पर, कितना देशांतर पर, इतना पर। भारत का दक्षिणतम स्थलीय कितना, 8 डिग्री 4 पर कन्याकुमारी, और उत्तरोत्तर इंदिरा कौल कितना पर, इसका इतना मतलब है। तो कर सही भी सभी सही है। अब आ गया हिस्ट्री। किस वेद में जादुई माया, मैजिक एंड स्पेल की चर्चा जो है से अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, वेदों में सबसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। वेदों में सर्वोत्कृष्ट, इसके उच्चारण करने वाले ब्रह्मा जी जो कहते हैं इस वेद में मैजिक एंड स्पेल, इसमें ये भी हो गया। औषधि का चर्चा है, औषधियों का वर्णन, औषध में तो मेडिसिन। दूसरा क्वेश्चन आएगा तो इसको वेद त्रयी में नहीं शामिल किया जाता है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। माने वेद तीन है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यही तीनों जो है से वेद त्रयी कहलाता है। ये चौथा जो है इसमें नहीं। गायत्री मंत्र, जानवे के देवी सविता होना चाहिए। ये संबोधित जो पुस्तक में किससे मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जोड़ लीजिएगा, तीसरे मंडल में वर्णन है इसका, समझे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो देव सविता या सूर्य को समर्पित जो हम लोग ओम भूर्भुवः जो पढ़ते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के मंडल की संख्या 10 है, 10वां मंडल सबसे बाद में पहला जुटा, उसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसी में सबसे पहले बार सूर्य शूद्र की चर्चा की गई है, वगैरह वगैरह, यही सब आता है परीक्षा में। और क्या, फ्रंटियर गांधी हो गया, खान, अब्दुल खान, ये फ्रंटियर गांधी। रेड शर्ट मूवमेंट जो है से लाल कुर्ती, आप जानबे करते हैं, ना जानते हैं तो जानिए। लाल कुर्ती आंदोलन के लिए जाने जाते थे। लाल कुर्ता क्यों, इसलिए कुछ समय इतना ये नहीं ना था, तो कपड़ा तो कम गंदा होगा। लाल कुर्ती आंदोलन, रेड फ्रंटियर गांधी ना, फ्रंटियर किसको कहते हैं, आगे आगे जो रहता है गांधी जी से आगे, मतलब गांधी से आगे नहीं, गांधी के अनुदेशों को, आदर्शों को लेके लोगों के बीच में आगे बढ़ने वाला फ्रंटियर गांधी कहलाया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है,
समझे। भारत का गवर्नर लिए लॉर्ड कैनिंग, समझे, लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय भी था, ख्याल रखिएगा। लेकिन 22 जो राय बना था, अगला क्वेश्चन 1858 के अधिनियम के तहत, समझे। तो 1858 के, या फिर ये पूछेगा था तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, समझे, कंफ्यूज न करिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो भी आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। तो इसी काल में 1857 के विद्रोह के बाद ही तो आया था ये। 1857 के विद्रोह के बाद ही तो ये 1858 का अधिनियम पास हुआ। इसी में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अहमियत ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है वो। अब जो है, जो वहाँ का सामग्री, सॉरी, जो वहाँ की क्या कहिएगा, मालकिन कहिए, सॉरी मालकिन तो बोलना ठीक नहीं, वहाँ के राजा जो है से उसके लिए वायसराय का मतलब ये होता है, अभी तक कंपनी का शासन यहाँ था। कंपनी को तो यहाँ व्यापार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने यहाँ भेजा था, लेकिन यहाँ को राजनैतिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक, धार्मिक, सारा आर्थिक सब कुछ में लग गया, जिसी कारण जो है 1857 का विद्रोह हुआ। तो मेंस में भी लिखना रहता है, पीटी में भी पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सारा कारक था, तत्कालिक कारक सब था। तो यही हुआ जब पूरा यहाँ ये हो गया, तब कहा गया जो नहीं, से अब भारत पर जो शासन है अब कंपनी का नहीं है, बल्कि अब जो कुछ भी अनड्यू एक्टिविटी होती है, कोई भी मतलब गलत होता है, तो उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेवार न होकर वहाँ की महारानी मतलब जिम्मेवार होगी। तो वही व्यक्ति जो है 1857 के विद्रोह तक, कल तक जो है से लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कहला रहा है। भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड बेंटिक था, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और जब विद्रोह हुआ तो इसके बाद जो है सब कंपनी का सारा कुछ ले लिया गया, वहाँ की महारानी अब सब कुछ को अपने बागडोर में ले ली। तो वही व्यक्ति को अब जो है से कल तक वो कंपनी का प्रतिनिधि था लॉर्ड कैनिंग, अब जो हो गया महारानी का प्रतिनिधि है। तो महारानी का प्रतिनिधि जो हो रहा है उसका इंग्लिश जो हुआ वायसराय, वायसराय इंग्लिश वर्ड है जो हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। वायसराय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, मैंने क्राउन का प्रतिनिधि अब लॉर्ड कैनिंग है। और कल तक 1857 के विद्रोह तक वो क्या था, कंपनी का प्रतिनिधि था। इसका दूसरा अर्थ यही होता है कि अब कोई भी अनड्यू एक्टिविटी, कोई ऐसी भी बात होती है गलत, तो उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेवार, मतलब अकाउंटेबल न होकर अब जो है सो वहाँ की महारानी जिम्मेवार हो। इसका इतना मतलब लिखित में आप यही सब लिखते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम के तहत, उसका काल 1828 से 35 है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा तो ही लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय, तो फिर स्वतंत्र भारत का, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम, फिर गवर्नर वायसराय हट जाएगा तो सी राजा गोपाल। ऐसा गुत्थी सुलझा लीजिएगा, चारों जगह ऑप्शन एक के रहता है। जहाँ पूछता है सब, तो उसको मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है, चाहे जो हमको जो थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक है, कोशिश करते हैं जो पढ़िए और समझ कर पढ़िए। परीक्षा में जो न कुछ जो जानता है उससे मतलब आप हो, हम हो, कोई हो, तो परीक्षा में सफलता जाना हुआ के बीच में है, जो न जान रहा है तो बहुत दूर है। आप देखिएगा, ये व्यवहारिक पक्ष है, नॉट बीइंग ए टीचर हम बात कर रहे हैं। जो हमने भी कभी हॉल में बैठा है, तो टीचर भी दो तरह के होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते टीचर होते हैं, पढ़ते पढ़ते टीचर होते हैं। तो अब आप बैठेंगे तो जो आप न जान रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ करते गए,
कुछ पता नहीं है, पान खाते गए सबसे पहले भर कर चले, तो वो कंपटीटर थोड़ी है, वो तो फॉर्म भरने वाला है। सफलता असफलता कॉम्पिटिटिव के बीच में है। आप एहसास कीजिएगा, व्यवहारिक पक्ष है, टीचर के रूप में नहीं बोलते हैं। आप देखिएगा जो जाना हुआ में से गलती आप करके आ जाते हैं, समझे। न जानते हैं तो गलती करिए देते हैं, तो बहुत दूर है। जाना हुआ में से गलती कम करना है, वही सफलता है। जो न जान रहा है तो न जान रहा है। तो ये सब चीज़ थोड़ा माइन्यूटली, चाहे अब हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, टीचिंग तो ज्ञान के साथ अनुभव भी है। आप लोग साथ अनुभव शेयर करते हैं या पैसे कर दे, वही तो बोले जी। आप यही सोचिएगा जो सर का वीडियो देख लिए तुरंत ही हो, तो उसे कुछ थोड़ी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का चीज़ है, हम क्या क्या बोल रहे हैं। जो आपके पास मटेरियल हो, किसी टीचर का, नोट्स का, बुक का, उसको देखिए तब लगेगा जी क्या इसका अहमियत है। नहीं तो इससे आ गया सामने, सर भेज दिए हैं, मिल गया है, भेज दिए क्या। ऐसा ऐसा तो दिन भर में 50 को वीडियो आता है। किसी का पढ़िए, ऐसा नहीं है, किसी को ओबे कीजिए, लेकिन उसको समझिए तब ये लाभकारी है, समझे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। टका या रुपया, चांदी का था, अपने आप में ख्याल रखिएगा। शेरशाह सूरी अफगान शासक नहीं, बचपन का नाम फरीद, शेर खां हुआ, शेरशाह हुआ, कन्नौज के 1500 हुमायूं को हरा दिया, तो मिलेगा क्वेश्चन। तो ये टका रुपया किसका था, तो चांदी का। किसने चलाया, शेरशाह सूरी 1540 से 55 तक ये रहा। हुमायूं को मुगल दूसरा बादशाह था, उसको 15 साल तक बाहर रहा। इसका बचपन का नाम फरीद था। आगे चल के शेर को मार दिया था शेर खां, लेकिन कन्नौज के जो 1540 में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। 39 में बिलग्राम के युद्ध में शेर खां से शेरशाह हो जाता है। सब पढ़ना है। ये हजरत आला के उपाधि धारण किया था। यही ग्रैंड ट्रंक रोड लग चलवाया था। क्या क्या बोले, सब कुछ है आपके साथ, देख लीजिए। ये तो हम लोग का चल ही रहा है। जो आपको 10-20 प्रश्न हो, तो पहले 30 कराते थे, 35 कराते थे, लेकिन अब उसमें जगह स्पेस कम हो रहा है। क्वेश्चन प्रिंट में इसलिए कर दिए हैं। तो ये तो हम लोग का चल रहा है। 4-5 सेट है, जिसमें 4-5 सेट अभी तक डाल दिया गया है। उसका फी मात्र 10 रुपया है। बहुत लोग दे भी रहे हैं, आप लोगों को लगता है। इसमें सब इसका प्ले स्टोर पर जाइएगा, 10 रुपया पे कीजिएगा और अपने आप को खुल जाएगा। टोटल जी इसका जो है प्ले स्टोर पर 10 रुपया जैसे ही पे कीजिएगा, 100 क्वेश्चन का भी 3-4 डाल दिया गया है। आप बना कर देख लीजिएगा, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा उसी में। आंसर ही नहीं मिलेगा तुरंत, आप 100 में से आउट ऑफ 100 आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, वो मार्क्स। हमको कुछ उसमें भूमिका नहीं, मेरा था क्वेश्चन सेट कर देना। हम ABC डाल दिए हैं उसमें। अब जैसे ही 10 रुपया पे कीजिएगा, आपको 100 क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको पैनल। और उसमें कितना आप सही किए, 90 मिनट टाइम दे दिया गया है। आप ईमानदारी से ही तो सेल्फ मेजरमेंट है ना, अपने आप को भापिए। कोई ना गार्जियन देखने जा रहा है, टीचर। आप सही कितना, ऐसा नहीं जो बना रहे हैं आंसर कहीं से ढूंढ लिए, तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। सेल्फ मेजरमेंट, अपने आप को मापिए, आंकिए जो आप कहाँ हैं। क्वेश्चन आता है तो कितना आप बना लेते हैं। तो जैसे ही 100 ख़त्म होगा, आपका कितना स्कोर हुआ, 100 में 80 है, 50 है, 10 है, 20 है, तुरंत आपको आंसर वही तुरंत आपको मिल जाएगा। ऐप पर मिल जाएगा तुरंत, जो आपने इतना सही किया, इतना गलत किया। फिर उसके बाद तुरंत विदिन ए सेकेंड आपको फिर आपके साथ आ जाएगा मोबाइल पर, ये आपने गलती किया है तो इसका आंसर ये था, आपने ये किया है, हो गया। और 2-4 सेट और भी हो रहा है। तो सबका हमेशा नहीं जो उतने पर छोड़ रहे हैं, सबका थोड़ा व्यस्तता है। आप ही लोग का काम, अभी तो नया चैनल शुरू हुआ है 2 महीने से, सब आप ही लोग के लिए कुछ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं जो उतने पर हम छोड़ देंगे, सबका फुल डिस्कशन करा देंगे। वो आपकी संपत्ति है। और वो क्वेश्चन ऐसा है तो कभी भी अभी नहीं यूज, आपको लग रहा है कम उपयोगी है, जब जाइएगा एग्ज़ाम में तो अफसोस होगा जो काशी भी कम किए होते। तो 3 माह पहले तो उसको कम रखा गया था 7 दिन, लेकिन अब है जो आप डिस्कशन 3 महीना के अंदर में भी कभी भी आप देख सकते हैं। तो इसी कारण हम थोड़ा ढीला हो गए हैं। ये 3 महीना आपको टाइम दे रहे हैं, उसमें उसका ऐसा नहीं उतने पर रुकेगा। वो आपको सबका फुल डिस्कशन 100 क्वेश्चन का मिलेगा। और 10 रुपया 5 रुपया तो आपको जोड़ने का, आपको अच्छा कराने का एक माध्यम बनाए।
जो हमें जान रहे न जान रहे वो कैसे जानेंगे। तो इसको एक टेस्ट को टेस्ट रूप में दीजिएगा, बस 10 रुपया पे कीजिएगा। अभी तक 4 सेट डाल दिया गया है, वो एक दिन अल्टरनेट करके एक दिन 2 दिन बाद डालते ही तो चलते रहेगा। जब आपको लगे जो हम पढ़ लिए हैं, टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, बस एक कर ए कर बी एक कर सी कर लेते हैं, बस छोड़ देते हैं। नहीं, पढ़ के टेस्ट दीजिएगा तब इसका अहमियत लगेगा। और उसी कड़ी में हम 20-30 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं। पढ़ने जो समझे हुए हैं उसको लगेगा जो डोबर जल संधि से क्या क्या हमने सीखा, वायसराय या गवर्नर जनरल में हमने क्या क्या सीखा। जो न पढ़ रहा तो इसकी तो आपको देखना है, आप किस कैटेगरी में, आप खुद सोचिए। हम लोग का काम है, टीचर का काम है कहना, सलाह देना, मानना न मानना तो आपकी मर्जी है। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी के रूप मान होने के लिए कितने राज्यों में, 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है चुनाव आयोग देता है। ये तो पूरा पढ़ने का चीज़ है, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है ये सब आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो कम से कम 4 राज्य में कितना % वोट चाहिए क्या, तो पढ़ाने का चीज़ है, पढ़ाएंगे। वीवीपैट का ये पूछा हुआ है, बीपीएसएससी में क्वेश्चन है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। वीवीपैट सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, किस साल में हो गया, तो सब तो जो फाउंडेशन क्लास है उसमें चर्चा होती है। तो क्वेश्चन जो सामने वीवीपैट का फुल फॉर्म देखिएगा, बीपीएससी का सीडीपीओ हुआ था एक बार और उसमें पूछा हुआ, कॉमन क्वेश्चन है कि संविधान शिक्षा के अधिकार को प्रदान करने के लिए, शिक्षा का अधिकार ये 2002 समझे। तो शिक्षा का प्रथम तो जान लीजिए, जो पहले जो था शिक्षा का चर्चा है ऐसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में चर्चा है, समझे। 45 में चर्चा है कि कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट समकालीन सरकार जो ऐसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन आप जानते हैं जो 35 से 51 तक जो है, मतलब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व है। भारत में नीति निर्देश आयरलैंड से लिया गया है। वो संविधान का चौथा, सारा कुछ तो हम बोलिए चौथा भाग है, और उसके पहले मूल अधिकार है, समझे। 12 से 35 तक का मूल अधिकार है। तो ये पहले, लेकिन पहले एक और भी था, जो शिक्षा जो था वह राज्य सूची का हिस्सा था। राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट में, मतलब शिक्षा की व्यवस्था करने की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी या दायित्व जो है से राज्य सरकार को। लेकिन 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि अब किसी राज्य में चाहे किसी स्तर पर शिक्षा का जो जिम्मेवारी है उस मतलब राज्य सरकार की नहीं, खास राज्य सरकार की नहीं है, उसमें केंद्र सरकार में संघीय सरकार की भी भूमिका होगी। यानी दोनों को अब उसमें जिम्मेवारी है। बिहार को ले लीजिए, शिक्षा का जो खर्च है व्यवस्था करना नीतीश कुमार का ही केवल जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी मैंने जो नाम उदाहरण दे दिए, सॉरी नाम नहीं बोलना चाहिए, किसी राज्य सरकार में शिक्षा ऐसा तो नहीं है, बिहार में सब राज्य में है। तो शिक्षा जो पहले था वो राज्य सूची का हिस्सा था, ठीक है। और जाके 42वां से सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या पढ़िएगा, समान क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप जानते होंगे, चाहे जान के जाइए। तो इसके बाद जहाँ से कंपटीशन कोई सब्जेक्ट हो वो आपको सीखना है, टीचर्स वो सब सीखिए। अब बिगिनर हैं तो सीखिए। तो शिक्षा पहले जो था वो राज्य सूची का हिस्सा था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में ला दिया गया। समवर्ती का मतलब कंकरेंट मीन्स उसमें जो विषय वस्तु है उस पर दोनों राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी है, अधिकार है। स्वास्थ्य को भी पहले जो था राज्य सूची में 42वां संविधान, स्वास्थ्य को भी ला दिया गया समवर्ती सूची में, ये अब समझ गए। अब जो था ये अनुच्छेद देखेंगे तो 45 में, तो 45 जो से नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, जो संविधान के चौथे भाग में है। तीसरे भाग में संविधान में जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का मतलब है जो उसके लिए जो कोई अगर आपके अधिकार का हनन करता है तो न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।
जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत मतलब मौलिक अधिकार के लिए अब डायरेक्ट रिट पिटीशन दे सकते हैं। हो गया। तो अगर सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षा आपको प्रदान निःशुल्क व्यवस्था नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं, तो इसके लिए आप न्यायालय का सहारा न ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो सरकार जो है बिल्कुल कहेगी कि हम कुछ न करेंगे, तो इसको वेलफेयर स्टेट के रूप में, कल्याणकारी योजना के रूप में देखा नहीं। सरकार बिल्कुल ही नीति निर्देशक तत्व में वर्णित विषय वस्तु के लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं, ये सही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट, समकालीन सरकार जो है वो नीति निर्देशक में वर्णित विषय वस्तु को बिल्कुल इग्नोर करके, समझ रहे हैं ना, उसको बंद नहीं कर सकती है। हाँ ठीक है, हमको 10 को स्कूल खोलना चाहिए था, हम 2 ही खोल सकते हैं। हमको 1000 शिक्षक की बहाली करना चाहिए, हम 500 का करेंगे, लेकिन बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन आगे चल के ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, हम मौलिक अधिकार कर दिया गया। तो अब ये हो गया, जब कोई कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट, किसी भी गठबंधन, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकते मेरे पास संसाधन रिसोर्सेज नहीं है, जिस कारण हम 6 से 14 वर्ष के बच्चे को यानी प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कह सकती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम आप जो है से बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारत के नागरिक होने के तहत, या तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत या हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम रीट कर सकते हैं, जैसे सरकार हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। यहाँ तक ठीक है। अब फिर कह रहा है जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 माने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को अधिकार को वो मौलिक अधिकार से कानूनी लीगल राइट माने बना दिया गया, जिस कारण जाकर 78 में मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई। तो क्या फिर जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक, तो क्या मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 7 हो गई ना? अभी भी 6 है। तो 6 इसीलिए नहीं बढ़ाया गया कि अनुच्छेद 21 में पहले केवल 21 था, लेकिन 2002 में 21A जोड़ दिया गया, और वही चीज़ है 21 में 21A जोड़ दिया गया। ऐसे इसको ऐसे भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 21A जोड़ दिया गया, जिस कारण अभी भी हमारे संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 न 6 ही रह गई है। और छठा, और इसके साथ ही 86वां संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकार के साथ साथ एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है, जिस कारण वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 और मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। सारा कुछ आपको जरूरत का चीज़ है, इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ के जाइएगा, ऐसे ज़रूरतें नहीं है। तो सारा कुछ आपको बोल दिए। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संस्था मौलिक कर्तव्य, यही 42वां 1976 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? उस समय तो 76 में फॉर्मर USSR था ना, इसको सोवियत संघ बोलते थे। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, समझे? तो किससे जोड़ा गया? 42वां संविधान से। तो 76 में जोड़ा गया तो उस समय 10 था। ठीक है, अब वर्तमान में अभी बोले हैं ना, वर्तमान में कितना है? 11 है। अब मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है इसके साथ कर देते हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यहाँ का सब क्वेश्चन आपका एक के साथ हो जाएगा। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के तो कुल संख्या का 15% से अधिक
नहीं होगा। इसमें यही अब आपका हो गया, चाहे क्या हो गया, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए। सरकार दोनों के लिए ये बाध्य है, समझे। मान लिए कि सपोज बिहार को ले लीजिए ना, बिहार के आप लोग स्टूडेंट है तो 243 सीट है, तो 243 का 15% करिएगा तो जितना होगा। अब जिसकी जो गठबंधन यहाँ देख लीजिए, इससे ज़्यादा सीट नहीं होगा, इससे ज़्यादा आप मंत्री बना नहीं सकते हैं, समझ गए। तो यही है, कह रहा है कि मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या को, मतलब कितना, अभी नहीं होता है जो ज़्यादा कीथन कीन है, ज़्यादा अपना है और कुछ नहीं, तो ज़्यादा मेरा झंडा ढोया है, ज़्यादा मेरा खाना पकाएगा पीछे, तो एगो मंत्री का पद दे दो, समझ रहे हैं ना। इस पर रोक लगा दिया जो नहीं, सुप्रीम नहीं से आप इस संविधान संसद से आप जम्बो एक विशाल आप मंत्री परिषद न बना सकते हैं, यानी कुल सीट का 15% होगा, उससे उसमें मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री सहित गिन लीजिएगा। यहीं पर आप बिहार में नहीं देखे हैं, बिहार में जो अभी हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं, उसका बेटा कल का लड़का है, आकर को मंत्रालय दे दिया, इसलिए कुछ 4 सीट जीत के आ गया था, समझे। तो ज़्यादा सीट था, चाहे जो पुराने लीडर हैं, तो बेटा क्या है ना, ऐसे तो आप लोग से छुपा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ये नहीं रोक लगाया होता तो और लोग भी थे, बहुत लोग आगे पीछे चमचागिरी करने वाले हैं, तो उनका भी बेटा बेटी को बना दिया जाता। ये बांध दिया, सब रोक लगा, संविधान संसद ने रोक लिया। अगर नहीं, ये कुल चाहे राज्य स्तर का हो विधानसभा या केंद्र स्तर का जो लोकसभा है, उसकी कुल संख्या का 15% से अधिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी उसकी संख्या नहीं होगी। या कितना, 91वां संविधान संशोधन के तहत। अब आ गया बायोलॉजी। अदरक क्या है, जड़ है, तना है, जड़ नहीं, क्योंकि नोड इंटरनोड, तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदरक तना है जड़ नहीं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, स्टेम मस्ट हैव नोड एंड इंटरनोड, समझे। माने इसमें नोड और इंटरनोड, दैट इज रूट डज नॉट हैव नोड एंड इंटरनोड। इसको दूसरे अर्थ में, माने रूट जो आप कहते हैं, रूट जो होता है इसे अब अलग नहीं करते हैं, रूट जो होता है जियोट्रोपिक होता है, यानी डेवलप टुवर्ड्स अर्थ। स्टेम जो होता है वो फोटोट्रोपिक होता है, डेवलप टुवर्ड्स लाइट, माने यह जमीन की ओर विकास करता है, प्रकाश की ओर। तो अदरक तो आप देखते हैं, अदरक देखते हैं, हल्दी देखते हैं, ये सब जो है जो जमीन के तरफ है, इसका विकास तो जमीन के अंदर होता है। तो आपके ये डिफिनीसन से इसको क्या कहना चाहिए, आपको डिफिनीसन होना चाहिए जड़, लेकिन जड़ जो है तो है नहीं, बच्चे से रहते हैं सब, जो तना है तो वो जो है से एक डिटर्मिनांट है, एक फैक्टर है रूट और स्टेम को अलग करने का, लेकिन मेन डिटर्मिनांट नहीं है वो। माने जिससे आप जड़ और तना को अलग कर सकते हैं, वो जड़ का मतलब ज़मीन के नीचे होता है, मूलांकुर से उसकी उत्पत्ति होती है, जिसका विकास ज़मीन के अंदर होता है, तना जो होता है ज़मीन से बाहर होता है। तो वो जो है से रूट, जड़ और तना को अलग करने का एक कारक है, वो फाइनल कारक नहीं है, माने जिसको डिटर्मिनांट कहते हैं। और फाइनल कारक जो है जियोट्रोपिक फोटोट्रोपिक नहीं, किसका मतलब है कि स्टेम मस्ट हैव नोड एंड इंटरनोड, वेयर एच व्हाइल रूट डज नॉट हैव नोड एंड इंटरनोड, मैंने परवर्त संधि। तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसे देख लीजिए, ऐसे आलू खाते हैं ना, आलू, तो ये जो जिसको आँख हम लोग अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं, ये सब जो है से नोड है। नोड मतलब पर्व, समझे। और दो नोड के बीच में ये जो जगह है, ये वाला जिसको हम लोग ये कर लेते हैं, खा लेते हैं, ये जो है से इंटर नोड है, ऐसे समझिए, समझ गए ना। तो ये आपको ऐसे पढ़ के जाना है।
ईख चूसते हैं, ईख जो ऐसे ही आपका है, तो ये जो गांठ है, ये गांठ समझे ना, ये गांठ, ये नोड है, दो नोड के बीच में जो होता है इंटरनोड, ये यही है जी, केवल स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता है, ये ख्याल रखना है। पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। मिर्च तीक्ष्ण लगती है तो रटने का चाहिए, तो केमिस्ट्री का भी चीज़ है। मिर्च तीक्ष्ण लगती है, हो गया। हाँ, ये विटामिन सी रहता है, ख्याल रखिएगा हरी मिर्ची में। पौधों द्वारा ली गई विकिरण जो रेडियंट एनर्जी, क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब जल का विघटन करता है। ऑक्सीजन कहाँ से नहीं, तो इसी के फलस्वरूप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अगला जो क्वेश्चन होगा यही देखिएगा, ठीक है ना। ये होता कब है? प्रकाश संश्लेषण के क्रम में। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में पौधे सूर्य वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश लेकर वायुमंडल से CO2 को लेके और नीचे से जाइलम द्वारा जल एवं खनिज को लेकर जिस प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 का निर्माण करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जो ये रेडियंट एनर्जी है, मतलब विकृत ऊर्जा है, इसको केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिस कारण जो है, और इसमें ऑक्सीजन का निष्कर्षण जो होता है किसका से? जल से। और जल में होता क्या है? जल का फोटोलाइसिस, और फोटोलाइसिस का अर्थ होता है ब्रेकिंग, मतलब जल जो टूटता है ये रेडियंट एनर्जी से, जिस कारण ऑक्सीजन मुक्त होता है। CO2 जो है वो अवशोषित ऑब्जर्व कर लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस का लगभग काम का चीज़ आपको सब बता दिए। शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, ये भी है आपको। अलगी प्लस फंजाई इज इक्वल टू, ये तो अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ कुछ और रहा है आपसे, तो दोनों के बीच में जो है से म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअल इंग्लिश वर्ड है, इसमें दोनों म्यूचुअलिज्म में होता क्या है? तो बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड टू ईच अदर, माने दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, समझे। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक लाभान्वित होता है, दूसरा कहानी होता है। और कॉमेंसलिज्म में जो होता है, एक लाभान्वित होता है, दूसरा को हानि, यानी व्हेन टू पार्टनर्स लिव टुगेदर वन बेनिफिटेड अदर हार्म, दैट इज टर्म्ड एज पैरासिटिज्म।